चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुम लोग भी यहीं देखोगे ना, क्या करें। अरे यहाँ पे अगर प्रिंटर होता तो निकलवा भी देते। यहाँ प्रिंटर है क्या? प्रिंटर यहाँ पे ज्यादा साउंड है ना, कान में ही लगता है। नहीं, अब सही है, अब सही है ना। चलो आप लोग बता देना एक बार, साउंड वाउंड सब क्लियर है ना? राम राम। हाँ, अगर होगा तो दे देते हैं तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटर है क्या? 3-4 निकाल दो ना इन लोग, ठीक है। मैं दे रहा हूं तुमको, ये ब्लैक में मत निकालना, है ना, नहीं तो पूरा पेज ही ब्लैक ब्लैक आएगा। मैं व्हाट्सएप कर दे रहा हूं। अरे तुम्हारा तो व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है ही नहीं। मस्त है। चलो सही है, फिर आ जाओ तो पढ़ लो, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो ऑनलाइन वाले हैं आप सब सेट तो समझ आ रहा है, तुम लोग को तो समझ आ रहा है, देख रहे हो ना पूरा? ठीक है, तो तुम लोग भी बोल दो एक बार, चल रहा है सब बढ़िया? क्या कैसा समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है वो भी बताओ। क्या करना है? कुछ लगता है कि सर इसको थोड़ा और डिटेल्स में बताओ, वो भी बोल देना, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा कि आपको कहां प्रॉब्लम है तो चीजें इंप्रूव कैसे होंगी, राइट। पता चलने के बाद ही तो चीजें इंप्रूव होती है ना। चलो, अब इसमें क्वेश्चन है, पहले में एरर वाला ही क्वेश्चन आ गया है, तो देखते हैं क्या है। While he went beside with her decision, we were never sure he totally agreed। कह रहा है कि यद्यपि वो जो था, ये क्या बिसाइड और विथ क्यों लिखा है? दोनों एक साथ आना ठीक नहीं लग रहा है हमको। यहां पे सही होना चाहिए था while he went with her decision। देखो ध्यान देना, रेड तो चलेगा नहीं, येलो ठीक है। क्या कह रहा है कि while he went beside with, डबल प्रीपोजिशन का यूज यहां बेकार किया है। कह रहा है कि यद्यपि वो हम लोगों के डिसीजन के साथ चला गया, है ना, हम लोग को तो श्योर ही नहीं थे, नीरज सर को भेज दिया, हाँ, तो वो टोटली एग्रीड होगा। तो फिर हमारा आंसर कौन आ गया? ए में बिसाइड का यूज नहीं होगा। सर मैं भी अभी कोचिंग से ही आया हूं। ओ अच्छा, चलो कोई नहीं, तो तो कोचिंग से जाते क्यों, आकर के बैठ जाया करो यहीं पे, है कि नहीं। अब आधे घंटे 40-45 मिनट में तो हम लोग का क्लास हो ही जाता है। तो और ऑफलाइन का जो एक होता है वो थोड़ा सा, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द आफ्टर मॉर्निंग सी वॉक टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो। अच्छा एक बात बताना, एक बात बताओ, वोक जो है ये वेक का सेकेंड फॉर्म है, जागी। तो एक बात बताओ, आफ्टर मॉर्निंग होता है या नेक्स्ट या लास्ट मॉर्निंग होगा? लास्ट मॉर्निंग होगा, और चूंकि पास्ट की बात है तो यहां लास्ट का, नेक्स्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या होगा? लास्ट। तो द लास्ट मॉर्निंग सी वॉक टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई? अच्छा ये है, इंडिकेट बाय सेलेक्टिंग इट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द साइकोपैथ। साइकोपैथ समझते हो? जो मेंटली अनस्टेबल होता है, मेंटली अनस्टेबल है ना, साइकोपैथ उसको बोल सकते हो पागल, है ना। साइकोपैथ गेट्स अ सेंस ऑफ इंजॉयमेंट, उसको बड़ा मजा आता है, फ्रॉम टॉर्चरिंग एनिमल्स, जानवरों का टॉर्चर को देख करके उसको बड़ा मजा आता है। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है परवर्स, जैसे अगर जिसका दिमाग खराब है और वो गलत चीजों में इंटरेस्ट ले रहा है, उसे कहा जाएगा परवर्स। यहाँ साइकोपैथ का, साइकोपैथ है और उसको एनिमल का टॉर्चर करके बहुत मजा आता है, तो हैप्पी तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हैप्पी का यूज तो उस सेंस में होगा ही नहीं कि जानवर को टॉर्चर कर रहे हो आप, बड़ा खुश हो उससे, है ना। तो यहाँ पे यूज क्या होगा? ए। यानी कि जो विकृत चीजें हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल नहीं मानते, उन चीजों में किसी को मजा आ रहा है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? परवर्स का।
अच्छा, एग्रीएबल का मतलब क्या होता है? सहमत होने योग्य। जैसे हम आपको कोई प्लान प्लान बताए, आप उससे आप एग्री कर रहे हो, है ना, तो वो आपका एग्रीएबल है। हैप्पी है। रीजनेबल तो होता है सेंसिबल, रीजनेबल, अरे जिसका रीजनिंग अच्छा है, तर्क अच्छा है, तो वो व्यक्ति कैसा है? सेंसिबल है, समझदार है। तो रीजनेबल का मतलब हो गया आपका समझदार। नेक्स्ट, When Jaspal got angry, he started to his feelings with his hands. कह रहा है कि जब जसपाल को गुस्सा आया, जसपाल को गुस्सा आया, जसपाल ही लिखा हुआ है ना, तो वो जो अपना फीलिंग्स है वो अपने हाथों से दर्शाने लगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या है। अच्छा, he started to participate his feeling. पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है? भाग लेना। पार्टिसिपेट क्या है? भाग लेना। अच्छा, इमोलेट समझते हो? नहीं, हमको नहीं चाहिए। इमोलेट का मतलब क्या होता है बताओ ऑनलाइन वाले? इमोलेट का मतलब क्या होता है? इमोलेट का मतलब होता है टू सैक्रिफाइस एन एनिमल। जानवरों का जो आप कुर्बानी देते हो उसको कहा जाता है, हाँ वही कुर्बानी देना, बलि देना, उसे कहा जाता है इमोलेट। तुम लोग बलि जानते हो कि कुर्बानी, या दोनों? दोनों जानते हो, तब सही है। बलि देना, तो इमोलेट हो गया बलि देना। अच्छा, इंटॉक्सिकेट, देखो टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, टॉक्सिकेट और इन वहां जोड़ा है। जब आप शराब पी करके पूरा क्या बोलता है, एकदम मदहोश हो जाता है, लिमिट से ज्यादा पी लेने के बाद देखोगे व्यक्ति को, है ना, कभी कभी हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव होंगे, जान पहचान वाले लोग पीते होंगे, ज्यादा पी लिया, उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना, तो वही होता है इंटॉक्सिकेट, मदहोश। मदहोश समझ गए? तो ठीक है। गेस्टिकुलेट का मतलब होता है हाव भाव दर्शाना, हाव भाव दर्शाना, हाव भाव दर्शाना। आप इसको बोल सकते हो कि हाथों का प्रयोग करके जो आप कोई अपना कुछ किसी को समझाना चाहते हो उसे कहा जाता है गेस्टिकुलेट, हाव भाव दर्शाना। तो वेन जसपाल गॉट एंग्री ही स्टार्टेड टू गेस्टिकुलेट हिज फीलिंग्स, है ना, वो अपना हाथों से वो अपना हाव भाव दर्शाने लगा, वो अपना गुस्से को। तो आंसर आ गया कौन? डी। 5-6 में क्या है? अच्छा, सिनोनिम्स है, सिमिलर इन मीनिंग, वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। आपको सिमिलर इन, जो मीनिंग नहीं आएगा आप लिख लेना। हाँ, सिमिलर इन मीनिंग का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स। हाँ, नेक्स्ट है आपका वर्ड है फॉसिल, फॉसिलिएज। तो फॉसिलिएज क्या होता है? FOSSILIZE, हजारों सालों के बाद। मतलब मान लो कोई चीज, ऐसे देखो फॉसिल का नाम आप सुने होंगे, फॉसिल, जीवाश्म सुने हो, वो क्या है? बहुत साल पुराना, जो मान लो कोई जानवर है, पशु है ना, उसका क्या हो जाना? पत्थर में बदल जाना, दैट इज कॉल्ड फॉसिलिएज, है ना। तो फॉसिलेज होगा आपका किसी बहुत सारा, बहुत पुराने, मतलब हजारों साल पुराने चीजों को जीवाश्मीकरण जो होता है, पत्थर बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉसिलेज, पत्थर बना देना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही मिलता है। अच्छा, अमलगमेट का मतलब होता है मिश्रित करना। मिश्रित समझते हो? मिलाना। बोलोगे ये क्या है? मान लो अभी देखते होंगे ना, बैंकों का अमलगमेशन बोल सकते हैं, एकीकरण जो चला है ना, यूनिफिकेशन बोल सकते हो आप उसको। उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें चल रही हैं और उसको मिला करके हमने एक मतलब एक कोई कॉमन पार्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूशन बना दिया, दैट इज कॉल्ड अमलगमेट। क्लियर है? डिसॉल्व का मतलब होता है क्या? डिसॉल्व करते हैं, घुलना। लिक्विड को किसी चीज में क्या करते हैं? घोल देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। तो डिसॉल्व का मतलब हो गया घुलना। फ्लेक्स भी बताना पड़ेगा। अच्छा, लिक्विफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज का लिक्विड बन जाना, टू बिकम लिक्विड। अरे यहां तो ऑप्शन ही नहीं है, वास्तव में इसका कोई आंसर ही नहीं है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, मतलब छोड़ देना है भैया कि हमको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इससे मिलता जुलता कोई मीनिंग यहाँ पे है ही नहीं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी एसएससी में आता है।
जिसको बनाना नहीं रहता है। अब बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कभी कभार आता है, सारे एग्जाम में नहीं आता। छोड़ दोगे तो नंबर मिल जाएगा। डिपिक्ट का मतलब होता है चरित्र चित्रण करना। डिपिक्ट दर्शाना, किसी चीज को कैरेक्टराइज करना, उसे कहा जाता है डिपिक्ट। हिंदी में क्या बोले? चरित्र चित्रण करना। बोलोगे ये क्या है? अब मान लो तुम किसी व्यक्ति के बारे में अपना व्यू रखते हो, उसके चरित्र के बारे में आप डिपिक्ट करते हो, तो उसके कैरेक्टर को आप दर्शा रहे हैं, तो उसको कैरेक्टराइज किया जा रहा है। तो डिपिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? कैरेक्टराइज। कॉन्सील का मतलब क्या है बाबू? छुपाना, छिपाना, क्या बोलते हो? छुपाना, छिपाना, जो भी बोलते हो, हाइड करना। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है चीजों को तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से पेश करना। तोड़ मरोड़ कर पेश करना समझते हो? डिस्टॉर्ट नहीं पता? जैसे मान लो हम कोई स्टेटमेंट बोले, या कोई लीडर ने किसी चीज को लेकर के बोला, जैसे मोदी जी ने बोला कि भाई सबके खाते में 15 लाख आएंगे। अब मोदी जी का बोले थे वो एक अलग चीज है, लेकिन लोगों ने एक परसेप्शन बना दिया कि मोदी जी ने बोला कि भैया 15 लाख सबके खाते में आएंगे। तो लीडर लोग स्टेटमेंट को डिस्टोर्ट करता है ना? तो डिस्टोर्ट का मतलब हो जाता है चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, मतलब उसको गलत तरीके से पेश करना, है ना? तो वो आपका क्या है? डिस्टोर्ट। गलत तरीके से पेश करना, हिंदी लिखोगे क्या? समझ ही गए तो। गलत तरीके से पेश करना। अच्छा, सप्रेस का मतलब होता है दबा देना। सप्रेस का मतलब क्या है? दबा देना। बताना आंसर कौन आ जाएगा? आ तो गया आंसर, तो लिख चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर है? 7 से 8 में देखो क्या है। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, मतलब आपको एंटोनिम्स ढूंढना है। देखते हैं। डिफर का मतलब क्या होता है? असहमत होना। डिफर से ही तो डिफरेंस बना है, और डिफरेंस मतलब अंतर। उसी डिफरेंस, डिफर से डिफरेंट बना है, अलग, भिन्न, है ना? तो डिफर का मतलब हो जाएगा असहमत होना, जो कि वर्ब है। असहमत होना। तो बताना हमको एंटोनिम्स में क्या चाहिए? वो वर्ड चाहिए जो सहमत हो, एग्री वाला वर्ड। तो कनकर का मतलब होता है एग्री। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? एग्री। अल्टर का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन करना। डिग्रेस का मतलब होता है विषय से भटक जाना। विषय से भटक जाना। बोलोगे सर ये क्या मतलब है? सपोज करो हम कोई टॉपिक आपको बता रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और हमने अचानक से अपना रास्ता चेंज करके दूसरे मुद्दे पे चले गए, दूसरे चीजों के बारे में बात करने लगे, तो वो क्या है? डिग्रेस, विषय से भटक जाना। और भैरी, VARY, भैरी क्या बोलता है? ये जो पॉइंट है उस पॉइंट से भैरी कर रहा है, मतलब उससे अलग है। भैरी का मतलब होता है अलग, भिन्न होना, भिन्न होना। आंसर कौन सा आ जाएगा? कर दिए हैं आंसर। नेक्स्ट है आपका साल्व। स्लेब नहीं है, वो स्लेब जो होता है ना, SLAB, स्लेब मतलब होता है गुलाम। क्या होता है? स्लेब का मतलब होता है गुलाम। यह है साल्व, SALVE। साल्व का मतलब होता है मलहम, ऑइंटमेंट बोल सकते हो, OINTMENT, ऑइंटमेंट, मलहम, समझते हो ना? अच्छा, इसका अगर आपसे सिनोनिम्स पूछता तब तो सिरेट हो जाता, क्रिएट नहीं है। देख लो अंतर कैसे आता है वर्ड में। CREAT होता है क्रिएट, है ना? लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? क्रिएट है कि सिरेट है? सिरेट, CERATE। सिरेट हो जाएगा आपका ऑइंटमेंट। अरे अपोजिट चाहिए ना, तो सिरेट हो जाएगा आपका सिनोनिम्स में चला जाएगा, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अच्छा, लीनीमेंट होता है, लीनीमेंट है, कहीं पे आपको दर्द है तो डॉक्टर आपको कोई ऑयल दे दिया लगाने के लिए, दैट इज कॉल्ड लीनीमेंट, दर्द निवारक तेल। क्या बोल सकते हो? पेन किलर ऑयल,
पेन किलर मेडिसिन भी होता है, लेकिन ये लिनीमेंट जो होता है ये दर्द निवारक क्या है? तेल है, लिनीमेंट। किसको? सिरेट को? ऑइंटमेंट बोला ना, मलहम। मलहम, अरे भैया आप मान लो कोई मलहम खरीदते हो ना, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब किया कि ये ले लेना लगाने के लिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वही तो ऑइंटमेंट है। उसको हिंदी में क्या बोलते हो? नहीं, दवा नहीं होता, वो मलहम ही होता है। ठीक है। रिमेडी का मतलब होता है उपचार। रिमेडी का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट बोल सकते हो आप, उपचार। अब ब्लॉकेज क्या होता है? अवरोध, हिंड्रेंस बोल सकते हैं। कहीं आप जा रहे हो, रोड पे ब्लॉकेज लगा हुआ है, अवरोध लगा हुआ है, तो वो ब्लॉकेज है। यार इसका भी अपोजिट ठीक ठाक नहीं है ऑप्शन में, छोड़ दो, क्या करें हम कुछ नहीं कर सकते। आया था ये, मतलब वैसा पेपर है जिसमें एक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं था। 9 से 10 में क्या है? आउट ऑफ, इधर तो दिख ही नहीं रहा। आउट ऑफ क्या है भैया? का चुनना है? एडियम एंड फ्रेज है। ग्नैश योर टीथ। अच्छा एक बात बताओ, ग्नैश का मतलब होता है जो एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रहती है ना, तो जो आप ग्नैश करते हैं, मतलब दांत एकदम ऐसे दांत खींचते हो ना, दांत खींचना, दांत कटकटाना, तो वो आपका है ग्नैश। तो आप दांत कब किटकिटाते हैं? जब आप गुस्सा में रहते हैं, तो वही हो जाएगा एक्सप्रेस रेज। तो ग्नैश योर टीथ का मतलब होता है गुस्सा दिखलाना, गुस्सा दिखलाना। क्रोधित होना, एक्सप्रेस रेज। ब्रुश योर टीथ, टीथ में ब्रश करना। लाफ हिस्टेरिकली। अच्छा, हिस्टेरिकल क्या होता है? एकदम पागल के जैसा हंसना, है ना, पागल के जैसा। जैसे एक टाइप का डिजीज होता है हिस्टेरिया, सुने हो? हिस्टेरिया में लोग जो है ना, मतलब कोई काम करता है तो वो इतना टू मच कर देता है कि वो समझो कि एक डिजीज टाइप का ही हो जाता है। जैसे कोई पागल है, वो हंस रहा है तो हंस रहा है तो हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो समझो कि वो उसको एक टाइप का हिस्टेरिया है। लेकिन वो हंसने वाला हिस्टेरिया है, तो लाफ हिस्टेरिकली वही हो जाएगा कि पागल के जैसा हंसना। टेक अ बिग बाइट, कोई चीज आप खाते हैं तो बड़ा बाइट लेते हैं, तो वो है आपका। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ए। लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स। एक बात बताओ, कोई चीज आपके अंगुली से फिसल करके गिर गया, मतलब क्या हुआ? यहां तो इडियम्स है ना, इसका मतलब हो जाएगा कि अंगुली से फिसल के गिर गया, मतलब आप मौका गवा दिए। तो मौका गवा देना, मौका गवा देना मतलब कोई चीज आपके हाथ से फिसल गया। फिसल गया मतलब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आई हुई थी, लेकिन आपने उसको जाने दिया, तो वो आपके पास से होकर के क्या हो गया? गुजर गया। तो वो आपका है लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स। तो आंसर कौन हो जाएगा? डी। टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग। अच्छा, डायरेक्शन यहां पे क्यों आया? ये नीचे होगा 11-12 का। लेट क्या लिखा है? लूज अ वेडिंग रिंग। आपने अपना शादी वाला अंगूठी ही भुला दिया। नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। कोई कठिन कॉन्सेप्ट को, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझ पाने में अक्षम होना, नहीं समझ पाना। लेट गो ऑफ सर्टेन अनप्लीजेंट थिंग्स, मतलब बहुत सारी जो अनप्लीजेंट थिंग्स थी उसको जाने देना। नहीं, आंसर कौन हो जाएगा? डी, दाऊद इब्राहिम। नो इंप्रूवमेंट, ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। व्हाट वुड यू लाइक फॉर योर बर्थडे? बाबू रे, आई वुड, जब आप बात करोगे तो ऐसे लिखेंगे हम, आई वुड लाइक टू विजिट आगरा। तो ऐसा होता है ना, लाइक टू प्लस V1, तो ईट का यहां जरूरत नहीं है ना। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, है ना, फॉर योर बर्थडे। बर्थडे के लिए तुम क्या करना चाहोगे? तो आंसर कौन सा आ गया?
ए। यू मस्ट बी, अब देखो जब पैसिव बनाते हैं तो क्या बोल रहा है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुआ है, तो जब मॉडल वर्ब के बाद आएगा बी, तो फिर बी के बाद हम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म को। तो मिस्टेक का भीतरी क्या बनेगा? मिस्टेकन। तो आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि बी जो यहां पे सी लिखा है ना, मिस्टुक, सेकेंड फॉर्म है मिस्टेक का। मिस्टेक, मिस्टुक, मिस्टेकन। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर आंसर कौन सा आ गया? बी। 13, 14 क्या है भाई? ध्यान दीजिएगा। विच इज द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको ढूंढना है। क्वेश्चन है कंप्लीट विथ रिगार्ड टू एवरी डिटेल। कह रहा है कि जो कंप्लीट हो सारी चीजों में, उसको कहा जाता है आपका थोरो। थ्रो का मतलब होता है कंप्लीट, सारा डिटेल्स पूरा है। बोलो सर थ्रू से होकर गुजरना होता है ना? नहीं, वो थ्रू है THROUGH, और थ्रू ये क्या है? थोरो है ये, THOROUGH। थ्रो का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण। और तुम जो थ्रो सोच रहे हो कि बॉलर भी तो थ्रो फेंकता है, वो THROW है ना? तो वो आपका थ्रो है, जिसका अर्थ होता है फेंकना, फेंकना। क्लियर है? तो यहां पे थोरो आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है लैकाडेसिकल। लैकाडेसिकल का मतलब होता है कि जो किसी चीज का बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो आप। मतलब जो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता। नॉट शोइंग, इसको लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, जो किसी चीज में क्या लैकाडेसिकल अप्रोच। जैसे एक बात बताना, मान लो अगर हम तुमको बोल रहे हैं यार पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ लिया करो, और तुम जो है उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो, आपका अप्रोच कैसा है? लैकाडेसिकल है। मतलब आप ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, किसी चीज को लेकर के सीरियस नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड लैकाडेसिकल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक्स। लैक्स होता है लेनियंट, जो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो, वो लैक्स होता है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? नॉट स्ट्रिक्ट का मतलब लेनियंट, जो उदार है। जैसे उदार समझते हो, जेनरस। हाँ जेनरस समझते हो। थोड़ा इसका साउंड ना ज्यादा ही है अभी, ठीक है ना? कम हो गया ना? ठीक है। तो नहीं, लचीलापन नहीं बोल सकते। लैक्स होता है जो स्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे मान लो आप किसी टीचर को ले लो, कोई टीचर बहुत गंदा तरीके से पेश आ रहा है आपके साथ। गंदा तरीका बोलने का मतलब है पढ़ाई नहीं की, भगा दिया, ये किया वो किया, तो वो क्या है? स्ट्रिक्ट है। लेकिन कोई लिबरल टाइप का है, जो ज्यादा लैक्स है, एकदम ठीक है यार कोई नहीं, कल पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो वो होता है नॉट स्ट्रिक्ट, है ना? लैक्स। क्लियर है? और नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? कर्सरी। अच्छा, कर्सर सुने हो? कर्सर, माउस वाला कर्सर आप देखो, उसी से कर्सरी बना, जिसका अर्थ होता है क्विक। आप माउस को जिधर घुमाओ तुरंत चला जाता है कि नहीं? तो वही होता है कर्सरी। कर्सरी का मतलब है क्विक। थोड़ा पानी पी लेते हैं यार। नेक्स्ट है तुम्हारा द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल। फैकल्टी का मतलब क्या होता है? मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता, है ना? और पावर, अपने इच्छा का। विल का मतलब क्या है? इच्छा। विल पावर, इच्छा शक्ति, है ना? उसको कहा जाता है वॉल्यूशन। वॉल्यूशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। वॉल्यूशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति। अच्छा, एंटागोनिज्म हो जाएगा आपका दुश्मनी। किसी से आपका मतभेद हो गया, दुश्मनी है, तो वो क्या है? एंटागोनिज्म, दुश्मनी या मतभेद। बाबू रे, अवर्सन का मतलब होता है घृणा, हेट, नफरत। घृणा, नफरत। अवर्सन का मतलब है
घिरना, नफरत। अच्छा, रिजेक्शन क्या होता है? हिंदी, इसका इंग्लिश ही ठीक है। जो रिजेक्ट करने की प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाएगा? रिजेक्शन कहा जाएगा। तो बता दो आंसर कौन आ जाएगा? डी आ गया आंसर। करना क्या है? नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ हिच। देख लो तुम्हारे एग्जाम में ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी का, है ना? और तुम लोग केवल ग्रामर पढ़ के सोचते हो कि भाभा हो जाएंगे, कैसे होगा? जक्स्टापोज। अब देखो यहां पे ना करेक्टली स्पेल्ड, अभी जो पहले हम लोग 3 सेट में देखे थे ना उसमें मिस स्पेल्ड था, लेकिन यहां पे देखो तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है, मतलब करेक्ट वाला ढूंढना है। जब करेक्ट वाला ढूंढना रहे, चारों वर्ड एक जैसा हो, तो आप चारों ऑप्शन को मत देखने जाइए, नहीं तो कंफ्यूज होइएगा। आप देखिए कि आप जो पढ़े हैं ना उसको आप पहले लिख लीजिए। कभी ना कभी तो जक्स्टापोज पढ़े होंगे, तो जक्स्टापोज लिखिए JUXTAPOSC। अब मिला लीजिए कि आपके वाले से कौन मिल रहा है? सी मिल रहा है। तो जक्स्टापोज का मतलब क्या होता है? दो चीजों को क्लोज रखना, निकट रखना, दो वस्तु को सटा करके रखना, वो क्या है? जक्स्टापोज। जक्स्टापोज। नेक्स्ट है आपका अम्यूजमेंट। अम्यूज पहले लिखो AMUSE, फिर मेंट जोड़ दो। देखो तो कहां है? दो में तो डबल एम दिख रहा है, ACMANT क्यों होगा? आंसर आ जाएगा डी, अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब मनोरंजन होता है ना, एम्यूज मन बहलाना, तो एम्यूजमेंट मन बहलाने वाली चीजें, अम्यूजमेंट हो जाएगा। 17 18 का है भैया, देखते हैं। कोहेरेंट पैराग्राफ आपको बनाना है। अरे यार, एक इधर थोड़ा लिखा है, थोड़ा इधर लिख दिया। अच्छा देखना तो, लिखा है एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, इट वाज टू। कभी सोचे हो कि टू के बाद क्या आता है? टू के बाद आता है एडजेक्टिव। जैसे यू आर टू लेजी, तुम बहुत ज्यादा आलसी हो, तो ऑफ एडजेक्टिव है क्या? फर्स्ट सेंटेंस होने से रहा। ऑफ अ डेडली लुकिंग कोबरा, खतरनाक दिखने वाला कोबरा। ठीक है, तुम अपने पेज में देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन, हाँ देखो टू के बाद एक ही ऑप्शन है जिसमें ड्राई है, एडजेक्टिव है, तो ड्राई वाला हो जाएगा। देखो तो जेड कितना सेंटेंस में आया? एक ही सेंटेंस में। तो जेड के बाद लिखा है ड्राई फॉर गेम एंड विद द एक्सेप्शन। ठीक है, कर लेना इसको, कोई कोई निकाल देते हैं, वो फिर उधर जाना पड़ेगा। अच्छा, सम ऑफ दीज, देख लो, दीज एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए। हाइट नाउन है क्या? अच्छा, दीज के बाद प्लुरल नाउन चाहिए, तो रॉक्स वाला आ जाएगा। फिर से जेड, और जेड वाला फिर से एक ही ऑप्शन है। रॉक्स राइज टू द हाइट ऑफ मोर देन 2000 फीट अबव द सी। आंसर आ गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 में लिखा है एक्टिव पैसिव। पैसिव है तो एक्टिव बना दो, एक्टिव है तो पैसिव बना दो। आई विल वॉच द कार एवरी संडे, बताओ पैसिव है कि एक्टिव है? पैसिव रहेगा तो हाँ बी फॉर्म प्लस V3 तो जरूर रहेगा। सर PDF ऐप पर अपलोड करवा दिया कीजिए। बाबू रे, PDF जो है वो टेलीग्राम पे डला हुआ है पहले वाले तीनों सेट का, और ये भी PDF हम टेलीग्राम पे ही डलवा देंगे। तो जो टेलीग्राम है, क्या नाम है, लक्षण एजुकेशन करके है ना, हाँ, तो उसको ज्वाइन कर लो ना, वहां पे मिल ही जाता है। तो लक्षण एजुकेशन, हाँ ठीक है, तो लक्षण एजुकेशन करके है, वहां पे ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा, वहां तो मिल ही रहा है। और अभी थोड़ा हम लोग आप लोग के लिए वोकेबलरी वगैरह का भी शीट बनवा दे रहे हैं, कि जिसमें लगता है बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कम पढ़ करके काम हो जाए तुम लोग का, ठीक है ना, तो वो शीट भी डलवा देंगे। चलो आ जाओ। अच्छा, ये तो एक्टिव है तो पैसिव बना दो। तो अच्छा, सब्जेक्ट एवरी संडे थोड़े ना होगा यार, मैं वॉश करूंगा क्या? कार, तो ऑब्जेक्ट तो कार है, तो कार सब्जेक्ट बनेगा, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो द कार इज क्यों होगा? जब बिल है तो बिल के बाद बी आएगा, बी के बाद V3। आंसर कौन आ गया? डी। नेक्स्ट,
अब ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। द वॉचमैन सेड थीप थीप कैच हिम। चारों ऑप्शन में देख लो क्या यूज किया है सेड के बदले में, शॉर्टेड 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 शॉर्टेड, सही है। तो द वॉचमैन शॉर्टेड टू। अच्छा, सब में ऑब्जेक्ट अपने मन से क्राउड ले लिया है, आप भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्टेड टू द क्राउड, चिल्ला करके वॉचमैन ने क्राउड को कहा कि भैया पकड़ो उसे। अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू आएगा, और तीनों ऑप्शन में हमको टू नहीं दिख रहा है। जब किसी सेंटेंस का शुरुआत V1 से होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होता है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यूज करते हैं टू का। तो आंसर हो गया हमारा कौन, ए। कुछ बहुत देखो बाबू, एकदम सिंपल सी बात यह है कि एग्जाम में 12, 13, 15 क्वेश्चन सही कोई भी कर सकता है, समझ रहे हो ना बात। अगर आप थोड़ा सा भी इंग्लिश पढ़े हो, कहीं भी कुछ भी पढ़े हो, तो आप 12-15 क्वेश्चन कर लेंगे। क्योंकि जैसे अब इसमें क्या ही दिमाग लगाओगे, वॉइस वाले में कोई भी बना देगा। आप अगर 10th 12th में भी ठीक से इंग्लिश पढ़े होंगे तो भी आप बना दोगे। फाइट तो, असल फाइट तो वही 8-10 क्वेश्चन का है जो आपको नहीं आता है। तो उसमें आपको कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा, जब तक आप पूरा नहीं थ्रोली किसी चीज को रिवाइज करोगे ठीक ठाक ढंग से, तो आपको वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको सही ढंग से रिवाइज करना होगा। क्लियर। और जितना ज्यादा सेट बनाओगे, तुम अगर 50-60 सेट हम लोग कर रहे हैं, अगर 50-60 सेट कर लोगे तो फिर बहुत मतलब मजा लगने लगेगा और इजी भी लगेगा चीजें कि हाँ हम तो कर ही सकते हैं। और 50-60 सेट क्यों, 6 महीना भी अगर करो तो लगभग डेली का एक एक दो दो सेट। पहले तो अब 25 क्वेश्चन आता है, पहले तो 50 क्वेश्चन आता था ना। तो अगर आप डेली का 2 सेट भी करोगे तो 360, 400, 500 सेट बना लोगे, उसके बाद फिर कहां प्रॉब्लम होगा यार, बनाते ही नहीं। हाँ अरे मेन, ठीक है वो कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 45 आ रहा है ना, लेकिन 45 वाला तो सेट अभी आपको इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगा। मतलब 45 जो क्वेश्चन वाला मेंस वाला सेट है, वो तो कितना मेंस हुआ होगा, मुश्किल से 8-10 पेपर होगा। तो 45 अगर हम क्वेश्चन बना के भी देंगे तो कहां से देंगे, पुराना वाला उसका इसमें मिला देंगे। तो वो तो आपको इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो जो इजीली अवेलेबल है उसी को बना लो ना, ठीक है ना। चलो आगे 21 से 25 में क्या है। अरे यार ये तो पैसेज पूरा लंबा पैसेज दे दिया है। कोई नहीं, पढ़ देते हैं हम, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अब तुम लोग बोलते हो पैसेज समझ नहीं आता, ठीक से पढ़ोगे तब ना, थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ो। और मीनिंग वोकैबुलरी वगैरह क्लियर होगा, ग्रामर का स्ट्रक्चर क्लियर होगा, तो क्यों नहीं समझ आएगा। देखना लिखा है देयर इज मोर देन, क्या लिखा है, देयर इज मोर देन द 100 सीटर डाइनिंग टेबल एट द फलकुनमा पैलेस दैट इज इंस्पायरिंग। फलकुनमा पैलेस का नाम सुने हो, हैदराबाद का सबसे महंगा होटलों में से एक है। पहले ये धरोहर था, ये जो आपका निजाम था ना, हैदराबाद का निजाम है ना, वो वहां रहा करता था फलकुनमा प्लेस में। उसका उस और वहां पे बहुत मतलब वहां का जो बहुत ज्यादा भव्य है वो लाइब्रेरी है ना। तो अब देखो क्या लिखा है, लाइब्रेरी का ही बात किया है। देयर इज मोर देन वन, देखो ना आगे लिखा है, तो देयर इज मोर देन 101 सीटर डाइनिंग टेबल एट द फलकुनमा प्लेस दैट इज इंस्पायरिंग। जैसे डाइनिंग टेबल क्या होता है कि जैसे आपके घर में जो डाइनिंग टेबल होगा तो 5-6 लोग बैठ के एक साथ खाते हैं, लेकिन फलकुनमा प्लेस में जो डाइनिंग टेबल है एक साथ बैठ करके 101 लोगों के खाने का है ना। तो वही बोल रहा है कि वो फलकुनमा प्लेस पे जो 101 सीटर से ज्यादा का भी डाइनिंग टेबल है, वो बड़ा ही अब इंस्पायरिंग है। अब इंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है, एकदम आप उसको बोल सकते हो बहुत ही बेजोड़ है, भव्य है, शानदार है। एब इंस्पायरिंग का मतलब हो जाएगा शानदार। एब इंस्पायरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, शानदार। शानदार को आप ये भी बोल सकते हो क्या, स्प्लेंडिड बोल सकते हो, इंप्रेसिव बोल सकते हो। द लाइब्रेरी डन इन रोजवुड एंड mahogany इज अ पैलेस दैट विल फोर्स एनीवन टू पॉज इफ ओनली टू एडमायर द फाइन ओरिजिनल पॉलिश, द फर्नीचर एंड द वॉलनट कार्व्ड हाई रूफ। अब यहाँ फुल स्टॉप लगाया, पूरा सेंटेंस को समझो। अब ये चेंज कर दिया, पहले ये डाइनिंग टेबल का बात किया था, फिर बोल रहा है लाइब्रेरी जो है वहां पे जो बनाया है रोजवुड और महोगनी, ये दोनों पता है क्या है, रोजवुड और महोगनी जो है ये वुड का एक टाइप है, वुड का लकड़ी का टाइप है। रोजवुड पता ये किसको बोलता है,
अरे हम कैसे, पिक्चर तो तुमको दिखा नहीं सकते, देख लेना तुम अपने हिसाब से, तुम अब उसको अपने लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हो, हम कैसे बन, नहीं नहीं, हाँ हाँ वैसे अलग अलग टाइप का होता है ना। तो वही मोहगनी इज अ प्लेस, कह रहा है कि ये लाइब्रेरी जो है ऐसा स्थान है कि भैया आप उसको देख करके रुक जाएंगे, किस लिए, तो उसका जो फाइन ओरिजिनल पॉलिश है, जैसे होता क्या है ना कि जैसे आप मान के चलो कि कोई सामान खरीदने गए फर्नीचर का, है ना, और किसी चीज में जो पॉलिश लगा रहता है ना, इतना बढ़िया से लगाया रहता है कि आप उसको देख करके उसका तारीफ करने की, कितना अच्छा पॉलिश किया हुआ है ना, तो उसी के बारे में बोल रहा है। द फर्नीचर एंड द वॉलनट कार्व्ड हाई रूफ, कह रहा है कि और वहां का जो फर्नीचर है और वॉलनट भी जो आपका है, ये भी आपका एक प्रकार का क्या है, वुड का टाइप है, लकड़ी का टाइप है ना, कार्व्ड हाई रूफ। और जैसे आप मान के चल लो ना कि जैसे घर में आप फॉल सीलिंग करवाते हो, घर में आप फॉल सीलिंग देखते होंगे, उसमें क्या होता होगा कि आप जो यूज करते हैं वो प्लाईवुड यूज होता है या अलग अलग टाइप का लकड़ी यूज होता है, तो वही बोल रहा है कि वॉलनट कार्व्ड जो हाई रूफ है, जो ऊपर का क्या है, छत है। द लास्ट इज सपोजेडली एंड इमिटेशन ऑफ द वन एट विंडसोर कैसल, कह रहा, और जो लास्ट वाला है, मतलब ये लाइब्रेरी का बात कर रहा है, ये लाइब्रेरी जो है ऐसा माना जाता है कि ये कॉपी किया गया है, एन इमिटेशन है, कॉपी है किसका, द वन, इमिटेशन का मतलब कॉपी होता है, नकल, किसका, विंडसोर कैसल का। विंडसोर कैसल का नाम सुने हैं आप, हजारों साल पहले, अभी भी है ये, यूके में आपको मिलेगा विंडसोर कैसल, जहां पे ब्रिटेन में महारानी, मतलब जो पहले का राजा था वो रहा करता था, उस प्लेस को क्या कहा जाता है, विंडसोर प्लेस, है ना। तो अब वो विंडसोर कैसल का बात कर रहा है, किला का बात कर रहा है, ठीक है। आगे लिखा है, द लाइब्रेरी इज ऑलमोस्ट, कहां गया भाई, द साइज ऑफ अ लार्ज बैंक्वेट हॉल एंड एक्ट्स एज द पैसेज टू अदर पार्ट्स ऑफ द पैलेस इंक्लूडिंग द डाइनिंग एरिया। कह रहा है कि लाइब्रेरी जो है वो लगभग उस साइज का है जिस साइज का बड़ा वाला बैंक्वेट हॉल है, और वो पैसेज का भी काम करता है कि बिल्डिंग के दूसरे, पैलेस मतलब महल, और महल के दूसरे भाग में भी वहां से जाया जा सकता है, इंक्लूडिंग द डाइनिंग एरिया, मतलब लाइब्रेरी से होते हुए, इतना बड़ा है वो तो बिग साइज का है ही, और उससे होते हुए बिल्डिंग के दूसरे भागों में भी आप जा सकते हैं, और इवन डाइनिंग एरिया में भी आप जा सकते हैं। For years, the palace had no librarian because they couldn't find the right person to do justice to the treasure trove of books collection by the Nizam family for several decades. कह रहा है कि सालों तक, क्या बोल रहा है, सालों तक पैलेस के, मतलब महल जो है, ये आपका बात किया है पैलेस का, वहां कोई लाइब्रेरियन नहीं था। क्यों भाई, क्योंकि वो उनको कोई अच्छा लाइब्रेरियन मिला ही नहीं, राइट पर्सन मिला ही नहीं, किस लिए, टू डू जस्टिस टू द ट्रेजर, कि जो जो लाइब्रेरी है उसके साथ वो जस्टिस कर सके, मतलब उसका ध्यान ठीक से रख सके। ये ट्रूव वर्ड ध्यान रखना, वन वर्ड में पूछा जा सकता है। ट्रूव का मतलब होता है, ध्यान दोगे, TROVE, ट्रूव होता है TRO, यार, ट्रोव होता है अ प्लेस फॉर स्टोरिंग वैल्यूएबल थिंग्स, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग वैल्यूएबल थिंग्स, यानी वो स्थान जहां पे बहुमूल्य चीजें, बेशकीमती चीजें रखी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, ट्रोव। तो वही ट्रेजर ट्रोव का बात कर रहा है। ठीक है, नहीं अरे यार अभी जो चल रहा है ना, कौन है भाई, तो ये जो बात कर रहा है ना कि ये कहां चला गया, अभी जो चल रहा है हम लोग सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है, ये ऑफलाइन कोई क्लास नहीं है ग्रामर और वोकेबलरी का, कंफ्यूज मत होना। कह रहा है कि अभी स्टार्ट होगा, 26 से स्टार्ट होगा। कह रहा है कि लाइब्रेरी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो लार्ज बैंक्वेट हॉल, मतलब लाइब्रेरी जो है वो लार्ज बैंक्वेट हॉल से भी बड़ा है, उसी साइज का है, और बिल्डिंग के दूसरे भाग में भी आप जा सकते हैं। उस प्लेस में, महल में लाइब्रेरियन कोई नहीं था, बिकॉज कोई पर्सन, राइट पर्सन मिला ही नहीं जो उस ट्रूव का देखभाल कर सके, जो बुक्स कलेक्ट किया था निजाम के फैमिली ने बहुत सारे दशकों में, ओवर सेवरल डिकेड्स। आगे है,
दैट इज अनटिल, ये तब तक था जब तक उनको दे फाउंड आसिफ हुसैन अरस्तु हु, कह रहा है कि भाई ये तब तक था जब तक उनको ये नहीं मिला था, कौन, आसिफ हुसैन अरस्तु, मतलब लाइब्रेरियन मिल गया इनको, हु। आगे देखते हैं, कहां गया, अगले पेज में होगा क्या, जा, अच्छा इस तरफ होगा, हु belongs to the family that owned the famous A.A. Hussain books store in Abids। ध्यान देना, अरे कह रहा है जब तक उनको आरिफ हुसैन अरस्तु मिला जो परिवार से ही संबंध रखता था, दैट ऑन्ड द फेमस ए हुसैन बुक्स स्टोर इन एबिड्स, कह रहा है कि जो ऑन करता था उसका एक फेमस ए हुसैन बुक स्टोर करके आसिफ हुसैन, सॉरी आरिफ, क्या था नाम यार, आरिफ हुसैन अरस्तु था ना, तो वो अपना शॉर्ट में कोई स्टोर खोला होगा, बुक स्टोर। एबिड्स का मतलब यहाँ कोई मत समझना, एबिड्स एक कैपिटल लिखा है मतलब कोई जगह का नाम है, और हमको भी इसके बारे में पता नहीं है, तो हम तुमको क्या बताएंगे कि कौन सा जगह का बात। सो वेन हिज फ्रेंड एंड हिस्टोरियन अनुराधा नायक पॉइंटेड आउट द पैलेस रिक्वायरमेंट एट द लाइब्रेरी, कह रहा है कि जब, इसलिए जब उसके दोस्त और हिस्टोरियन, क्या बोल सकते हो आप उसको, इतिहासकार, हिस्टोरियन अनुराधा नायक ने बताया कि भाई प्लेस को रिक्वायरमेंट है, सॉरी प्लेस रिक्वायरमेंट्स एट द लाइब्रेरी, मतलब ये जो आरिफ हुसैन अरस्तु था इसको कब रखा गया, जब तक इसको दोस्त और हिस्टोरियन अनुराधा नायक ने बताया कि भाई एक लाइब्रेरियन की जरूरत है। हुसैन वाज डिलाइटेड, तो उसको तो अब उतना बड़ा महल में उसको लाइब्रेरियन का काम मिल गया, पहले तो एक बुक स्टोर चलाता था, है ना, अब क्या हो गया कि अब उसको महल में ही लाइब्रेरियन का काम मिल गया, इसलिए वो प्रसन्न था। ऑन हिज वेरी फर्स्ट डे, जब लाइब्रेरियन का चार्ज संभाला, एज द लाइब्रेरियन एट द मैग्निफिशिएंट, मैग्निफिशिएंट का मतलब क्या होता है, भव्य, शानदार, इंप्रेसिव, कह रहा है कि पहला दिन लाइब्रेरियन के रूप में जो एकदम शानदार ताज फलकुनमा पैलेस था, महल था, आरिफ हुसैन फाउंड अ रेफरेंस बुक ऑन हाउ टू पेंट ग्रास बाय अल्फ्रेड ईस्ट, तो पहला दिन उसको एक रेफरेंस बुक मिला जिसमें वो बुक का टाइटल क्या था, हाउ टू पेंट ग्रास बाय अल्फ्रेड ईस्ट। अगर आप ध्यान से पढ़ लिए, समझ आ गया, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मिस्टर अरस्तु के बारे में कौन गलत है। ही वाज अ डिसेंडेंट ऑफ द निजाम्स फैमिली, एक बात बताओ, परिवार से बिलोंग करता था कि उसके निजाम के फैमिली से वो बिलोंग कर रहा था, वो तो अलग ही अपना बुक स्टोर चला रहा था, पहला वाला ही गलत है। लाइब्रेरियन बन गया फलकुनमा प्लेस पे, ही ऑन्ड अ बुक स्टोर, पहले उसका क्या था, बुक स्टोर था। अनुराधा नायक का वो क्या है, फ्रेंड है, फ्रेंड एंड हिस्टोरियन बोला था ना, अनुराधा नायक का वो फ्रेंड था, तो आंसर कौन आ गया, ए। द रूफ ऑफ द, अब यहां देखना, द रूफ ऑफ द लाइब्रेरी हैड कार्विंग्स मेड ऑफ विच वुड, ध्यान दो, सोचो, जो ऊपर वुड लगा हुआ था, कार्व किया हुआ था रूफ पे, वो कौन सा वुड था, वॉलनट था ना, हाँ, तो आंसर आ गया कौन, डी। अब इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सैंडलवुड का तो कहीं चर्चा ही नहीं था। नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक दैट मिस्टर हुसैन फाउंड ऑन हिज फर्स्ट डे एज द लाइब्रेरियन, अल्फ्रेड ईस्ट। पहला दिन जब वो लाइब्रेरियन का चार्ज संभाला तो उसको जो मिला, क्या मिला, पहला किताब जो वो देखा तो उसका राइटर कौन था, अल्फ्रेड ईस्ट। द बुक एट द लाइब्रेरी वर कलेक्टेड बाई, बताना जरा कि जो लाइब्रेरी में बुक था ये कौन कलेक्ट किया था, निजाम के परिवार ने, दशकों काम करके, दशकों तक, सॉरी, तो आंसर हो जाएगा कौन, सी। बीच पार्ट ऑफ द पैलेस इज इमिटेशन ऑफ द विंडसोर पैलेस, ध्यान दो, कौन सा जो जगह था जो विंडसोर पैलेस का कॉपी लग रहा था, तो लाइब्रेरी का जो रूफ था वो, तो आंसर कौन आ गया, बी। क्लियर हो गया ना, पैसेज समझ जाओगे यार, तो 5 क्वेश्चन तो यहां से नंबर तुमको मिलना ही है। चलो, कोई दिक्कत किसी भी, अरे डेली क्लियर हो रहा है, तुम प्रॉब्लम क्या है ना कि आप कभी बनाए नहीं हो, तो जब कभी बनाए नहीं हो तो धीरे धीरे क्या होंगी चीजें, आपको ज्यादा क्लियर लगेंगी ही। 10 20 50 सेट बना लोगे तो फिर अब लगेगा यार अब तो हम ही बता देंगे, बात समझ आ रही है कि नहीं, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बोलता है, आप नहीं बोलते। पहले वाले सेट में आपको लगता था यार थोड़ा तो नॉलेज नहीं है, कैसे होगा,
तो 4 5 10 सेट जब तक बनाओगे नहीं तो कैसे होगा? कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके पास नॉलेज होगा। क्लियर है ना? चलो फिर मिलते हैं।